हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद ही ख़ास है। कृपया करके आप इसे पूरा सुने, आधा बिल्कुल भी ना छोड़ें और कहानी सुनने के बाद कमेंट भी ज़रूर करें। अच्छा है तो गुड लिखें, नहीं अच्छा है तो बैड लिखें, बस गुड और बैड ही लिखें। चलिए अब बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। 1930 का कलकत्ता, रात का समय, मूसलाधार बारिश। सच सच वो नहीं है जो हम अपनी नंगी आंखों से देखते हैं। सच वो है जो अंधेरे कोनों में, बंद दरवाजों के पीछे और खामोश होठों के बीच दबा होता है। अधिकतर लोग जिसे शांति समझते हैं वो अक्सर एक तूफान के आने से पहले का सन्नाटा होता है। और मैं उस सन्नाटे को सुनने वाला ब्योमकेश हूं। कलकत्ते की संकरी गलियों में हैरिसन रोड के पास एक पुराना मकान था, प्रेसिडेंसी बोर्डिंग हाउस। बाहर से देखने पर यह किसी आम बंगाली मेस जैसा लगता था, जहां सस्ते किराए पर छात्र और नौकरी पेशा लोग रहते थे। दीवारों का प्लास्टर उखड़ रहा था, जैसे किसी पुरानी घाव से पपड़ी हट रही हो। हवा में नमी, सीलन और कोयले के धुएं की एक मिलीजुली गंध हमेशा तैरती रहती थी। यही वो जगह थी जहां मैंने और मेरे मित्र अजीत ने अपना नया ठिकाना बनाया था। अजीत एक लेखक था, सीधा सरल और दुनिया की अच्छाई पर भरोसा करने वाला। उसे ये मकान किफायती और शांतिपूर्ण लगा था, लेकिन जिस पल मैंने उस घर की दहलीज पर कदम रखा, मेरी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई थी। ये ठंड की वजह से नहीं थी, ये एक ऐसी अनुभूति थी जिसे शिकारी महसूस करता है जब जंगल में कुछ गड़बड़ हो। मकान की सीढ़ियां चढ़ते वक्त लकड़ी के तख्ते चरमरा रहे थे, जैसे वे आने वाले मेहमानों को चेतावनी दे रहे हों, वापस लौट जाओ। हमने दूसरी मंजिल पर 2 कमरे लिए। सामान रखते हुए अजीत खुश था। वो खिड़की खोलकर बारिश का आनंद ले रहा था। ब्योमकेश, देखो यहां से सड़क का नजारा कितना साफ है। मुझे अपनी नई कहानी के लिए यही प्रेरणा मिलेगी। मैं अपने सूटकेस से किताबें निकाल रहा था। मैंने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, कहानियां सड़कों पर नहीं अजीत, इन बंद कमरों के अंदर पनपती हैं, और हर कहानी का अंत सुखद नहीं होता। तभी गलियारे के सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, ख ख ख। एक सूखी भयानक खांसी। आवाज इतनी तकलीफ दे थी कि लगा जैसे किसी के फेफड़े फट रहे हों। यह आवाज हमारे बगल वाले कमरा नंबर 7 से आ रही थी। अजीत का चेहरा उतर गया। बेचारा, लगता है पड़ोसी बहुत बीमार है, शायद तपे दिखो। मैंने अपना काम रोक दिया। मेरी इंद्रियां सतर्क हो गईं। खांसी की आवाज इंसानी थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो अजीब था। खांसी के तुरंत बाद एक पिन ड्रॉप सन्नाटा छा गया। आमतौर पर इतनी बुरी तरह खांसने वाला व्यक्ति बाद में हांफता है, कराहता है या पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन वहां सिर्फ खामोशी थी, एक नियंत्रित खामोशी, जैसे कोई खांसने के बाद अपने ही मुंह पर हाथ रखकर अपनी सांसें रोक रहा हो। बीमारी शोर मचाती है अजीत, मैंने धीमी आवाज में कहा। मेरी नजरें उस दीवार पर जमी थीं जो हमारे और उस कमरे के बीच थीं, लेकिन ये खामोशी साजिश कर रही है। अजीत ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हूं। तुम और तुम्हारा शक, चलो चलकर देखते हैं, शायद उसे मदद की जरूरत हो। उस रात जब हम सोने गए तो मुझे नींद नहीं आई। मेरी आंखें छत की कड़ियों को घूर रही थीं। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन मेरे दिमाग में तूफान शुरू हो चुका था। मुझे नहीं पता था कि उस दीवार के उस पार कौन है, लेकिन मुझे इतना यकीन था कि वो व्यक्ति सिर्फ अपनी बीमारी से नहीं लड़ रहा था, वो किसी और चीज से लड़ रहा था, शायद अपने अतीत से। और अतीत कभी मरता नहीं है, वो बस अंधेरे में छिपकर अपने शिकार का इंतजार करता है। अगली सुबह पहली बार हमारा सामना उस बीमार व्यक्ति से हुआ। उसका नाम अविनाश बाबू बताया गया। वो बरामदे में अपनी आराम कुर्सी पर लेटा हुआ था। उसके घुटनों पर एक मोटा ऊनी शॉल था, बावजूद इसके कि मौसम में इतनी ठंड नहीं थी।
उसका चेहरा पीला था, गाल पिचके हुए और आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे। वो किसी जिंदा लाश से कम नहीं लग रहा था। मेस का रसोइया उसे चाय देने आया तो उसने ऐसे कांपते हाथों से प्याला पकड़ा जैसे उसमें जरा भी जान न बची हो। प्याला तश्तरी से टकराया, खट खट खट, और थोड़ी चाय छलक गई। अजीत, जो अपनी दरिया दिली के कारण तुरंत उसके पास गया। सुप्रभात, मैं अजीत और ये मेरा मित्र व्योमकेश। हम कल ही आए हैं। आपकी तबीयत कैसी है? अविनाश ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखें। मैंने उन आंखों को गौर से देखा। एक बीमार आदमी की आंखों में लाचारी होती है, पीड़ा होती है, लेकिन अविनाश की आंखों में सतर्कता थी, एक डरे हुए जानवर जैसी सतर्कता। उसने हमें ऊपर से नीचे तक स्कैन किया, जैसे वो ये अंदाजा लगा रहा हो कि हम पुलिस वाले तो नहीं हैं। बस जी रहा हूं। उसकी आवाज कमजोर और फटी हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, बस कुछ दिनों का मेहमान हूं। अजीत का दिल पसीज गया। वो उससे बातें करने लगा, उसे ढांढस बंधाने लगा, लेकिन मैं पीछे खड़ा रहा, खामोश। मेरी नजरें उसके चेहरे पर नहीं, उसके शरीर की भाषा पर थी। मैंने देखा कि जब वो बात कर रहा था तो उसका दाहिना पैर, जो शॉल के नीचे से थोड़ा बाहर झांक रहा था, बिल्कुल स्थिर था। एक कमजोर आदमी जिसके हाथ चाय पकड़ते वक्त कांप रहे हों, उसका पैर इतना स्थिर कैसे हो सकता है? उसकी मांसपेशियों में कोई तनाव नहीं था। तभी एक कौवा उड़कर आया और बरामदे की रेलिंग पर बैठ गया। अचानक उसने जोर से कांव कांव किया। ये एक पल का रिफ्लेक्स था। अविनाश का सिर बिजली की गति से उस आवाज की तरफ घूमा। उसकी गर्दन की नसें तन गईं। उसकी आंखों में एक पल के लिए वो चुस्ती दिखी जो किसी एथलीट या सैनिक में होती है। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि मैं उसे देख रहा हूं। वो तुरंत वापस अपनी बीमार मुद्रा में आ गया और धीरे से खांसने लगा। वो अभिनय कर रहा था और वो अभिनय में माहिर था। हम कमरे में वापस आए। अजीत ने कहा, बेचारे को देखकर रोना आता है, कितना अकेला है। मैं खिड़की के पास खड़ा होकर सिगरेट सुलगाने लगा। धुएं का एक छल्ला बनाते हुए मैंने कहा, अजीत, दुनिया का सबसे बड़ा धोखा हमारी अपनी हमदर्दी होती है। वो हमें अंधा बना देती है। तुम क्या कहना चाहते हो? अजीत चिढ़ गया। मैंने उसके जूतों के तलवे देखे अजीत, मैंने शांत स्वर में कहा। उसके बिस्तर के नीचे रखे चप्पल, उनकी एड़ियां बिल्कुल नई हैं लेकिन पंजों का हिस्सा घिसा हुआ है। तो एक बूढ़ा या बीमार आदमी जो लाठी के सहारे चलता है, वो अपनी एड़ियों पर जोर देता है। उसके जूते एड़ी की तरफ से घिसते हैं, लेकिन जो आदमी पंजों के बल चलता है, दबे पांव, चोरों की तरह या शिकारियों की तरह, उसके जूते आगे से घिसते हैं। अविनाश बाबू बीमार नहीं है, वो बस बीमार होने का नाटक कर रहे हैं। अजीत हंसा। व्योमकेश, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। वो आदमी मरने वाला है। हम देखेंगे, मैंने बुदबुदाया। मृत्यु का नाटक करना आसान है अजीत, लेकिन जीवन के छोटे छोटे संकेतों को छुपाना मुश्किल है। उस दोपहर मैंने मेस के मैनेजर से बातों बातों में पूछताछ की। पता चला कि अविनाश 6 महीने पहले यहां आया था। वो किसी से मिलता नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त नहीं। उसका एकमात्र साथी उसका बंद कमरा था। और सबसे अजीब बात, उसने रजिस्टर में अपना जो पता लिखवाया था वो एक ऐसे इलाके का था जो 10 साल पहले बाढ़ में बह गया था। झूठा नाम, झूठा पता, झूठी बीमारी। जाल बिछना शुरू हो चुका था, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता था कि इस जाल के बीच में बैठा मकड़ा शिकार कर रहा है या खुद किसी के डर से छिपा हुआ है। अपराधी को पकड़ने का सबसे सही वक्त रात होती है। दिन में इंसान मुखौटे पहनते हैं, रात में वे अपनी असली खाल में उतर आते हैं। 3 दिन बीत चुके थे। मैं अविनाश पर लगातार नजर रख रहा था, लेकिन वो बहुत चालाक था। दिन भर वो अपने कमरे में बंद रहता, कभी कभी करहाने की आवाजें निकालता ताकि पड़ोसियों को उसकी बीमारी पर यकीन रहे। उस रात मैंने सोने का नाटक किया। मैंने अपने कमरे की बत्ती बुझा दी और अजीत को सो जाने दिया। अजीत के खर्राटे गूंज रहे थे। मैंने अंधेरे में अपनी कुर्सी खींची और दरवाजे की झिरी से बाहर गलियारे पर नजर गड़ा दी। घड़ी की टिक टिक रात के सन्नाटे में हथौड़े जैसी लग रही थी। 2:30 बजे।
बगल वाले कमरे की कुंडी धीरे से खुली, इतनी धीरे कि अगर मैं पूरी तरह एकाग्र ना होता तो सुन भी ना पाता। अविनाश बाहर निकला और वो नजारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दिन में जो आदमी कुबड़ा होकर लाठी टेक कर चलता था, वो अब सीधा खड़ा था, बिल्कुल तनकर। उसकी रीढ़ की हड्डी में कोई झुकाव नहीं था। उसकी कद काठी किसी पहलवान जैसी गठी हुई लग रही थी। उसने काला ओवरकोट पहना हुआ था और सिर पर टोपी थी। उसने गलियारे के दोनों ओर देखा। उसकी आंखों में अब बीमारी का धुंधलका नहीं था, बल्कि एक शिकारी की चमक थी। वो दबे पांव सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसके चलने में बिल्ली जैसी निशब्दता थी। मैं छाया बनकर उसके पीछे हो लिया। वो मेस की छत पर गया। रात काली थी, अमावस्या के आसपास का समय था। वो छत की मुंडेर के पास जाकर खड़ा हो गया और नीचे सड़क को घूरने लगा। मैं पानी की टंकी के पीछे छिपा था। वो वहां ताजी हवा खाने नहीं आया था, वो इंतजार कर रहा था, या शायद निगरानी। अचानक नीचे सड़क से एक घोड़ा गाड़ी गुजरी। अविनाश तुरंत नीचे झुक गया, मुंडेर की आड़ में। जैसे ही गाड़ी गुजरी, उसने अपने कूट की जेब से कुछ निकाला, माचिस की एक तीली जलाई। लौ की रोशनी में मैंने उसके हाथ में चमकती हुई चीज देखी। वो सिगरेट नहीं थी, वो एक रामपुरी चाकू था। वो उस चाकू की धार को अपने अंगूठे से परख रहा था। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो किसी बीमार आदमी के चेहरे पर नहीं, बल्कि एक शैतान के चेहरे पर होती है। वो वहां करीब आधा घंटा खड़ा रहा, चाकू से खेलता रहा, अंधेरे से बातें करता रहा। फिर वो नीचे आया। उसके कमरे में जाने के बाद मैं वापस अपने कमरे में आया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। अब ये सिर्फ शक नहीं था, ये यकीन था। मैंने सोए हुए अजीत को देखा। वो कितना मासूम था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि हमारे बगल में एक ऐसा आदमी सो रहा है जो रात के अंधेरे में अपनी बीमारी का लबादा उतारकर खंजर की धार तेज करता है। अगली सुबह जब मैंने अजीत को यह बताया तो वो सिहर उठा। चाकू? लेकिन क्यों? क्या वो चोर है? चोर अपनी पहचान छिपाते हैं ताकि चोरी कर सकें, मैंने अपनी चाय का घूंट भरते हुए कहा। लेकिन ये आदमी डर में जी रहा है, और जो डर में जीता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। वो हमला करने के लिए तैयार बैठा है। तो हमें पुलिस को खबर देनी चाहिए, अजीत ने सुझाव दिया। किस आधार पर? मैंने पूछा। कि वो रात को छत पर टहलता है। पुलिस सबूत मांगती है जीत, और हमारे पास अभी कोई सबूत नहीं है। हमें यह पता लगाना होगा कि वो किस से डर रहा है, या उसने किसके साथ क्या किया है। मैंने टेबल पर अपनी उंगलियां थपथपाई। आज से खेल बदलेगा जीत। अब हम सिर्फ दर्शक नहीं रहेंगे, अब हम खिलाड़ी बनेंगे। हमें उसके दिमाग के साथ खेलना होगा। हमें यह विश्वास दिलाना होगा कि उसका अतीत उसका पीछा करते करते कमरा नंबर 7 तक आ पहुंचा है। और तभी मुझे एक विचार आया, एक ऐसा विचार जो खतरनाक था, लेकिन सच को बाहर लाने का यही एकमात्र तरीका था। अजीत, क्या तुम्हें अभिनय करना आता है? सबसे बेहतरीन झूठ वो होता है जिसमें सच की थोड़ी सी मिलावट हो, और अपराधी को पकड़ने के लिए जासूस को उससे बड़ा झूठा बनना पड़ता है। दोपहर के खाने पर अविनाश बाबू हमेशा की तरह सबसे अलग कोने वाली सीट पर बैठे थे। उनकी थाली में उबला हुआ खाना था। मैंने जानबूझकर अपनी जगह बदली और उनके ठीक सामने जा बैठा। अजीत मेरी बगल में था, थोड़ा घबराया हुआ। उसे अभिनय करना नहीं आता था, लेकिन मुझे आता था। मैंने अपनी दाल में चम्मच घुमाते हुए बिना उनकी ओर देखे एक तीर हवा में छोड़ा। सुना है पुलिस ने शहर में गश्त बढ़ा दी है। कोई पुराना मुजरिम भागकर कलकत्ता आया है। अविनाश का हाथ रुक गया। निवाला उनके मुंह तक जाने वाला था, लेकिन वो आधे रास्ते में ही जम गया। कौन सा मुजरिम? उन्होंने खांसने का नाटक करते हुए पूछा। मैंने उनकी आंखों में सीधे देखा। कोई ऐसा जिसने अपनी पहचान बदल ली हो। लेकिन पुलिस कहती है कि मुजरिम चाहे चेहरा बदल ले, अपनी आदतें नहीं बदल पाता। अविनाश ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। वो मुस्कान एक टूटे हुए कांच जैसी थी, चुभने वाली।
ये शहर बड़ा है, यहां कौन किसको जानता है। सही कहा, मैंने सहमति जताई। फिर अचानक विषय बदल दिया। वैसे आपकी हिंदी में एक खास लहजा है, आप लौकी को घिया कहते हैं। यह शब्द बंगाल में नहीं, उत्तर भारत में बोला जाता है। आप पहले कहां रहते थे? ये एक जुआ था और पासा सही पड़ा। अविनाश का चेहरा पीला पड़ गया। पसीने की एक बूंद उनकी कनपटी से लुढ़ककर गाल पर आ गई। मैं तो हमेशा से यही कहूं। वो तो मेरे कुछ दोस्त उत्तर भारतीय थे, शायद उनकी संगत का असर है। वो झूठ बोल रहा था। उसकी जीभ लड़खड़ा रही थी, लेकिन दिमाग सतर्क था। वो जल्दी से खाना छोड़कर उठ गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उनके जाने के बाद अजीत ने फुसफुसाते हुए कहा, ब्योमकेश, तुम उसे डरा रहे हो। डर जरूरी है अजीत, डर इंसान से गलतियां करवाता है। उस शाम मैंने अजीत को एक विशेष काम सौंपा। उसे मेस के पुराने डाकिया पोस्टमैन से बात करनी थी। शाम को जब अजीत लौटा तो उसकी आंखें फटी हुई थी। ब्योमकेश, तुमने सही कहा था, अजीत ने कमरे का दरवाजा बंद करते हुए कहा। डाकिया बता रहा था कि 2 हफ्ते पहले एक चिट्ठी आई थी। उस पर नाम था सुहासिनी देवी। पता इसी मेस का था। जब डाकिये ने आवाज लगाई तो अविनाश बाबू ने गलती से हाथ आगे बढ़ा दिया था, फिर तुरंत हाथ खींच लिया और कहा कि यहां इस नाम की कोई औरत नहीं रहती। सुहासिनी, मैंने नाम को अपनी जबान पर तोखा। एक औरत, एक गुमनाम चिट्ठी और एक डरा हुआ आदमी। तस्वीर अब साफ हो रही थी। अविनाश अकेला नहीं था, उसके अतीत में एक औरत थी, और जिस तरह वो उस नाम से डरता है, मुझे यकीन है कि सुहासिनी अब इस दुनिया में नहीं है। अब वक्त आ गया था कि सुहासिनी को वापस लाया जाए। इंसान अपनी अंतरात्मा से भाग सकता है, लेकिन नींद से नहीं। नींद वो अवस्था है जब हमारा चेतन मन सो जाता है और हमारे पाप जाग जाते हैं। हमने अपनी योजना शुरू की। अगले 2 दिनों तक जब भी अविनाश अपने कमरे में होता, मैं जोर जोर से अखबार की खबरें पढ़ता, खासकर वो खबरें जो पत्नियों की हत्या या घरेलू हिंसा से जुड़ी होती। अजीत, सुनो, मैंने बरामदे में जोर से बोला, ताकि आवाज कमरा नंबर 7 तक जाए। पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया है जिसने अपनी पत्नी को जहर दिया था। कहते हैं लाश को चाहे जमीन में कितना भी गहरा दफना दो, वो इंसाफ मांगने ऊपर आ ही जाती है। अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन मैंने देखा कि उनके कमरे का पर्दा हल्का सा हिला था। वो सुन रहा था। वो हर शब्द को जहर की तरह पी रहा था। उस रात करीब 3 बजे एक भयानक घटना हुई। मैं और अजीत जाग रहे थे। तभी बगल के कमरे से एक दबी हुई लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख सुनाई दी। नहीं, दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे। हम दोनों दौड़कर अविनाश के दरवाजे पर पहुंचे और कान लगा दिए। अंदर से बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी। वो नींद में था, किसी बुरे सपने की गिरफ्त में। वो मेरी गलती नहीं थी सुहासिनी, तुम मेरी बात नहीं मानती थी। चुप रहो, हंसना बंद करो। आवाज में इतना दर्द और दहशत थी कि अजीत का चेहरा सफेद पड़ गया। ब्योमकेश, इसने उसे मारा है। मैंने अजीत के कंधे पर हाथ रखा। सिर्फ मारा नहीं है अजीत, उसने उसे तड़पाया है। जो आदमी नींद में अपनी सफाई दे रहा हो, सोचो जागते हुए उसका जमीर कितना भारी होगा। तभी अंदर से रोने की आवाज आई। एक खूनखार कातिल एक बच्चे की तरह रो रहा था। मुझे सोने दो, भगवान के लिए मुझे सोने दो। अजीत ने दरवाजा खटखटाना चाहा, लेकिन मैंने रोक दिया। नहीं, मैंने फुसफुसाया, अभी नहीं, अभी वो कच्चा है, उसे और पकाना होगा जब तक वो खुद टूटकर बिखर न जाए। हमने वो रात दरवाजे के बाहर बैठकर गुजारी, उस कातिल की सिसकियां सुनते हुए। मुझे उस पर दया नहीं, घृणा आ रही थी। मौका दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, उसे जबरदस्ती अंदर खींचना पड़ता है।
अगली सुबह जैसे ही अविनाश बाबू अपनी झूठी बीमारी का नाटक करते हुए लाठी टेकते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे, मैंने अजीत की तरफ देखा। अब हमारे पास सिर्फ 20 मिनट है। अजीत घबरा रहा था। ये गैर कानूनी है ब्योमकेश, अगर वो वापस आ गया तो? सत्य की खोज में कानून अक्सर दीवार बन जाता है अजीत, हमें उस दीवार को फांदना होगा। मैं तेजी से कमरा नंबर 7 के दरवाजे पर पहुंचा। अपनी जेब से एक मुला हुआ तार निकाला। ताला पुराना था, जंग लगा हुआ। मैंने तार को घुमाया, थोड़ा दबाव डाला और क्लिक, ताला खुल गया। हम अंदर दाखिल हुए। कमरे के अंदर की हवा भारी थी, दवाइयों की गंध थी, लेकिन उसके नीचे एक और गंध दबी थी, सड़े हुए फूलों जैसी। कमरा अजीब तरह से व्यवस्थित था, हर चीज अपनी जगह पर, जैसे किसी पागलपन की हद तक सफाई पसंद इंसान का कमरा हो। जल्दी ढूंढो, मैंने आदेश दिया। कोई कागज, कोई तस्वीर, कोई सबूत। अजीत अलमारी देख रहा था, मैं बिस्तर के नीचे और मेज की दराजें देख रहा था। कुछ नहीं मिला। वो बहुत शातिर है ब्योमकेश, उसने सब कुछ मिटा दिया होगा, अजीत ने निराशा से कहा। मेरी नजर कमरे के कोने में रखे एक पुराने लोहे के ट्रंक पर गई। उस पर एक भारी ताला लगा था। इंसान अपना अतीत मिटा सकता है, लेकिन अपनी यादें नहीं, मैंने कहा, और तार से उस ताले से जूझने लगा। यह ताला जिद्दी था। वक्त बीत रहा था। अजीत खिड़की से बाहर झांक रहा था। ब्योमकेश, कोई आ रहा है, शायद वही है। मेरे माथे पर पसीना आ गया। क्लिक, ताला खुला। मैंने ट्रंक खोला। ऊपर पुराने कपड़े थे, मैंने उन्हें हटाया। नीचे कपड़ों के ढेर में छिपी एक लाल रंग की डायरी थी। मैंने उसे खोला। पन्ने पीले पड़ चुके थे। ये कोई साधारण डायरी नहीं थी, ये एक हिसाब की किताब थी, लेकिन पैसों का नहीं, सजा का हिसाब। 12 मार्च, आज उसने फिर जुबान लड़ाई। खाना बंद, 2 दिन तक अंधेरे कमरे में रहेगी। 15 मार्च, अब वो रोती नहीं है, बस घूरती रहती है। उसकी आंखें मुझे डराती हैं। 2 अप्रैल, काम तमाम, मुक्ति, आज से नई जिंदगी। अजीत ने मेरे कंधे के ऊपर से पढ़ा। वो कांपने लगा। हे भगवान, ये तो राक्षस है। नहीं, मैंने डायरी को अपनी जेब में रखते हुए कहा, राक्षस कहानियों में होते हैं, ये इंसान है, और यही सबसे डरावनी बात है। तभी सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनाई दी। भारी कदम। वो वापस आ रहा था। हम बिजली की रफ्तार से कमरे से बाहर निकले, ताला वापस लगाया। जैसे ही हम अपने कमरे में घुसे और दरवाजा बंद किया, अविनाश गलियारे में दिखाई दिया। उसने संदेह भरी नजरों से हमारे बंद दरवाजे को देखा, फिर अपने कमरे के ताले को हिलाकर चेक किया। सब ठीक पाकर वो अंदर चला गया। अजीत अपनी सांसें संभाल रहा था। अब क्या, पुलिस को डायरी दे दें? अभी नहीं। मेरी आंखों में एक ठंडी चमक थी। सबूत मिल गया है, लेकिन अभी कबूलनामा, कन्फेशन बाकी है। उसे अपने मुंह से कहना होगा कि उसने क्या किया, और उसके लिए हमें एक भूत को बुलाना होगा। डर का सबसे बड़ा हथियार अज्ञात, द अननोन होता है। जब आप ये नहीं देख पाते कि अंधेरे में क्या है, तो आपका दिमाग सबसे भयानक कल्पनाएं करने लगता है। मैंने बाजार से मोगरा, जैस्मिन का इत्र खरीदा था। यह वही फूल था जिसका जिक्र डायरी में एक जगह था। सुहासिनी को मोगरे के फूल पसंद थे, मुझे उसकी बदबू से नफरत है। शाम को जब अविनाश अपने कमरे में था, मैंने चुपके से उसके दरवाजे के नीचे की दरार से इत्र की कुछ बूंदें अंदर छिड़क दी, और थोड़ी सी गलियारे में। कुछ ही मिनटों में असर शुरू हो गया। दरवाजा खुला, अविनाश बाहर निकला। उसकी नाक फड़क रही थी, वो हवा को सूंघ रहा था। उसका चेहरा, जो पहले सिर्फ पीला था, अब खौफ से नीला पड़ रहा था। ये खुशबू, वो बड़बड़ाया, ये यहां कैसे आ सकती है? मैं बरामदे में किताब पढ़ने का नाटक कर रहा था। क्या हुआ अविनाश बाबू? मैंने पूछा। तुम्हें कोई खुशबू आ रही है? उसने हकलाते हुए पूछा। मैंने गहरी सांस ली। सिर्फ बारिश और मिट्टी की खुशबू है। क्यों, आपको क्या सुंघाई दे रहा है? मोगरा। वो अपनी गर्दन खुजलाने लगा। मुझे मोगरे की महक आ रही है। अजीब है, मोगरा तो गर्मियों में खिलता है, और यहां आसपास कोई बगीचा भी नहीं है।
कहते हैं कुछ खुशबुएं यादों के साथ जुड़ी होती हैं। शायद आपको किसी की याद आ रही हो। वो मुझे घूरने लगा। उसकी आंखों में पागलपन उतर रहा था। तुम कौन हो? मैं सिर्फ एक पड़ोसी हूं, लेकिन कभी कभी पड़ोसी वो देख लेते हैं जो आप खुद से भी छिपाते हैं। रात होते होते हमने अपना आखिरी दांव चला। अजीत को मैंने पीछे के आंगन में भेजा, जहां से अविनाश की खिड़की दिखती थी। अजीत ने वहां एक सफेद साड़ी को बांस के डंडे पर टांग दिया और उसे एक रस्सी से धीरे धीरे हिलाने लगा। स्ट्रीट लाइट की धुंधली रोशनी में वो हिलता हुआ कपड़ा किसी साए जैसा लग रहा था। अंदर से अविनाश की चीख गूंजी, वो आ गई, वो वापस आ गई। मैंने और अजीत ने एक दूसरे को देखा। चूहा पिंजरे में पूरी तरह फंस चुका था। अब बस जाल बंद करने की देरी थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद हमें नहीं थी। अविनाश का दरवाजा जोर से खुला। वो बाहर निकला, हाथ में वही रामपुरी चाकू लिए। वो कांप नहीं रहा था, वो गुस्से में था, पागलवाने वाला गुस्सा। तुम दोनों, वो हमारी तरफ मुड़ा, तुम दोनों ये कर रहे हो। मुझे पता है, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। अब ये खेल नहीं था, अब ये जिंदगी और मौत की लड़ाई थी। वो एक कोने में फंसा हुआ जानवर था, और फंसा हुआ जानवर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। माहौल में तनाव इतना गहरा था कि अगर कोई माचिस जलाता तो शायद हवा में ही आग लग जाती। हमारे सामने खड़ा वो शख्स अब अविनाश नहीं था, वो एक वहशी जानवर था जिसे पिंजरे में घेर लिया गया हो। तुम दोनों ने ये नाटक रचा, वो चिल्लाया, और उसकी आवाज में एक अजीब सी खड़खड़ाहट थी। सुहासिनी मर चुकी है, मैंने खुद उसे जलाया था, वो वापस नहीं आ सकती। ये एक स्वीकारोक्ति थी। गुस्से और डर में उसने वो सच उगल दिया जिसे वो 6 महीने से दबाए बैठा था। अजीत डर के मारे पीछे दीवार से सट गया। ब्योमकेश, इसके पास चाकू है, भागो। लेकिन मैं अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। मेरी धड़कनें तेज थीं, लेकिन दिमाग बर्फ जैसा ठंडा। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, लाशें जल जाती हैं अविनाश बाबू, लेकिन गुनाह की राख वो हवा में हमेशा उड़ती रहती है। तुम उसे सांसों के जरिए अंदर लेते हो, वो तुम्हारे फेफड़ों में, तुम्हारे खून में बस जाती है। चुप रहो। उसने हवा में चाकू घुमाया। मैं तुम्हें मार डालूंगा जैसे उसे मारा था। क्यों मारा उसे? मैंने अपनी आवाज ऊंची की, उसे और उकसाने के लिए। क्योंकि वो तुम्हें छोड़कर जाना चाहती थी, क्योंकि वो तुम्हारे पिंजरे से आजाद होना चाहती थी। वो मेरी थी। अविनाश चीखा, उसका चेहरा लाल हो गया। उसने मुझसे शादी की थी, उसे जाने का कोई हक नहीं था। मैंने उसे खाना दिया, छत दी, और वो कहती थी मैं पागल हूं। मुझे उसे चुप कराना पड़ा, हमेशा के लिए। उसकी स्वीकारोक्ति पूरी हो चुकी थी। अब उसे रोकने का वक्त था। वो मेरी तरफ लपका। चाकू की धार बिजली की रोशनी में चमकी। ब्योमकेश, अजीत चिल्लाया। अविनाश का हमला सीधा और जंगली था, लेकिन हिंसा हमेशा विवेक के सामने हार जाती है। मैंने उसका मुकाबला ताकत से नहीं किया। मेरे पास की छोटी मेज पर पानी से भरा एक जग रखा था। जैसे ही वो मेरे करीब आया, मैंने पूरी ताकत से वो जग उसके चेहरे पर दे मारा। छपाक! ठंडा पानी और भारी जग एक साथ उसके चेहरे पर लगा। वो एक पल के लिए अंधा हो गया। वो हड़बड़ाया, अपनी आंखों से पानी पोंछने की कोशिश करने लगा। यही वो एक पल था जिसकी मुझे जरूरत थी। मैं चीते की फुर्ती से आगे बढ़ा। मैंने उसकी कलाई पकड़ी, वही हाथ जिसमें चाकू था, और उसे पूरी ताकत से विपरीत दिशा में मरोड़ दिया। हड्डी चटकने की एक हल्की सी आवाज आई। आह! वो दर्द से कराहा। चाकू उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। धातु की खनखनाहट गूंज उठी। इससे पहले कि वो संभल पाता, मैंने उसे धक्का दिया। वो पीछे लड़खड़ाया और दीवार से जा टकराया। वो नीचे फिसल गया, अपना टूटा हुआ हाथ पकड़कर कराहने लगा। अजीत, जो अब तक बुत बना खड़ा था, होश में आया। उसने दौड़कर कोने में पड़ी रस्सियों का बंडल उठाया, जो शायद पुराने अखबार बांधने के लिए रखा था, और अविनाश के हाथ पैर बांधने में मेरी मदद की। तुम ठीक तो हो? अजीत ने हाफते हुए पूछा।
मैंने अपनी अस्त व्यस्त शर्ट ठीक की और जमीन पर गिरा चाकू पैर से दूर सरका दिया। मैं ठीक हूं अजीत, लेकिन ये आदमी ये अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। शारीरिक हार इंसान को नहीं तोड़ती, लेकिन जब उसका अहंकार टूटता है तो वो बिखर जाता है। अविनाश अब दीवार के सहारे जमीन पर बैठा था। उसका सारा गुस्सा, सारा वहशीपन पानी की तरह बह गया था। अब वहां सिर्फ एक डरा हुआ, रोता हुआ, दयनीय इंसान बचा था। मैंने इंस्पेक्टर सिन्हा को फोन कर दिया था। जब अजीत डाकिया से मिलने गया था, तभी मैंने एहतियात के तौर पर पुलिस को एक गुमनाम सूचना भिजवा दी थी कि इस पते पर एक भगोड़ा अपराधी छिपा है। पुलिस की जीप बाहर सायरन बजाती हुई रुकी। भारी बूटों की आवाज सीढ़ियों पर गूंजी। इंस्पेक्टर सिन्हा ने प्रवेश किया। स्थिति देखते ही वो समझ गए। क्या माजरा है व्योमकेश बाबू? मैंने अपनी जेब से वो लाल डायरी निकाली और इंस्पेक्टर के हाथ में थमा दी। ये इस आदमी की आत्मा का काला चिट्ठा है इंस्पेक्टर। इसमें तारीख और समय के साथ लिखा है कि इसने अपनी पत्नी सुहासिनी को कैसे तड़पा तड़पा कर मारा। इसने अपनी पहचान बदलकर यहां पनाह ली थी। इंस्पेक्टर ने डायरी के पन्ने पलटे। उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने अपने सिपाहियों को इशारा किया, ले जाओ इसे। 2 हवलदारों ने अविनाश को उठाया। वो विरोध नहीं कर रहा था, वो बस जमीन को घूर रहा था। जब वे उसे ले जा रहे थे तो दरवाजे पर पहुंचकर वो रुका। उसने मुड़कर मुझे देखा। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं थी, सिर्फ एक गहरा खालीपन था। तुमने, उसकी आवाज कांप रही थी, तुमने मुझे कैसे पहचाना? मैंने तो सब कुछ बदल दिया था, अपना नाम, अपना शहर, अपना हुलिया, सब कुछ। मैं उसके पास गया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने अपना मुखौटा बदला था अविनाश, लेकिन अपनी परछाई नहीं बदल पाए। एक कातिल दुनिया से छुप सकता है, लेकिन अपने डर से नहीं। मैंने तुम्हें नहीं पकड़ा, तुम्हारे डर ने तुम्हें पकड़वाया है। वो कुछ नहीं बोला। उसने सिर झुका लिया और पुलिस उसे घसीटती हुई ले गई। गाड़ी के जाने के बाद मेस में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन ये सन्नाटा डरावना नहीं था, ये शांतिपूर्ण था, जैसे किसी भारी बोझ के उतर जाने के बाद की राहत। अजीत कुर्सी पर धम से बैठ गया। बाप रे, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम एक कातिल के बगल में सो रहे थे। मैंने खिड़की खोली। बाहर बारिश थम चुकी थी, ठंडी हवा अंदर आ रही थी। शहर में ऐसे हजारों कमरे हैं जीत, और हर कमरे में एक कहानी बंद है। कुछ कहानियां प्यार की होती हैं और कुछ खून की। तूफान के बाद की सुबह हमेशा सबसे साफ होती है। कलकत्ता की सड़कों पर जीवन फिर से शुरू हो गया था। ट्रैम की घंटियां, रिक्शे वालों की आवाजें और चाय की दुकानों पर भीड़। हम अपना सामान पैक कर रहे थे। अजीत ने तय किया था कि वो यहां नहीं रह सकता। उसे लगता था कि सुहासिनी की आत्मा अभी भी उस गलियारे में भटक रही है। व्योमकेश, अजीत ने अपना सूटकेस बंद करते हुए कहा, तुमने कल रात जो किया वो अद्भुत था। पुलिस भी हैरान थी। तुम एक बहुत बड़े डिटेक्टिव बनोगे, शायद शर्लॉक होम्स से भी बड़े। मैं खिड़की के पास खड़ा होकर सिगरेट का कश ले रहा था। धुएं को रोशनी में नाचते हुए देख रहा था। मैंने मुड़कर अजीत को देखा। डिटेक्टिव? मैंने हल्का सा मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नहीं अजीत, ये शब्द मुझे पसंद नहीं। डिटेक्टिव का मतलब होता है वो जो कानून की रक्षा करे, जो मुजरिम को जेल भेजे। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ मुजरिम को पकड़ना नहीं है। तो फिर क्या है? अजीत ने हैरानी से पूछा। मैंने सिगरेट को ऐश ट्रे में बुझाते हुए कहा, मेरा मकसद है सत्य को जानना। अपराध तो बस ऊपर की एक परत है जीत। उसके नीचे दबी होती है इंसान की फितरत, उसकी मजबूरियां, उसका लालच और उसका अंधेरा। मुझे उस अंधेरे को समझना है। मुझे सच को नंगा करना है, चाहे वो कितना भी बदसूरत क्यों ना हो। मैंने अपना कुर्ता ठीक किया और कहा, मैं डिटेक्टिव नहीं हूं, मैं सत्यान्वेषी हूं, सत्य का अन्वेषी, सीकर ऑफ ट्रूथ। अजीत कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया। सत्यान्वेषी व्योमकेश बख्शी, सुनने में अच्छा लगता है। हम सीढ़ियां उतरकर नीचे आए। मेस का मैनेजर हमें विदा करने आया। आप लोग जा रहे हैं? उसने उदासी से पूछा। कमरा नंबर 7 अब खाली है।
उस कमरे को गंगा जल से धोना होगा, मैंने चलते चलते कहा। वहां की दीवारों ने बहुत पाप देखे हैं। हम सड़क पर आ गए। कलकत्ता की भीड़ हमें निगलने के लिए तैयार थी। अजीत ने हाथ हिलाकर टैक्सी रोकी। बैठने से पहले मैंने एक आखिरी बार उस पुरानी इमारत की तरफ देखा। दूसरी मंजिल की खिड़की पर मुझे एक पल के लिए लगा जैसे कोई सफेद साड़ी में खड़ा हमें देख रहा है, लेकिन यह मेरा भ्रम था, या शायद सुहासिनी का धन्यवाद। गाड़ी चल पड़ी। अगली कहानी क्या होगी ब्योमकेश? अजीत ने पूछा। मैंने खिड़की से बाहर शहर को देखते हुए कहा, जहां भी झूठ की परछाई होगी अजीत, अगली कहानी वहीं शुरू होगी, क्योंकि सत्य कभी छुपता नहीं, वो बस सही वक्त का इंतजार करता है। दोस्तों, अविनाश बाबू ने सोचा था कि वो शहर बदलकर, नाम बदलकर और बीमारी का नाटक करके अपने पापों से बच जाएंगे, लेकिन वो भूल गए थे कि अपराध चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो अपने पीछे छोटे छोटे निशान छोड़ ही जाता है। ब्योमकेश बख्शी ने हमें सिखाया कि एक जासूस आंखों से नहीं, दिमाग से देखता है। कहानी खत्म करने से पहले मैं आपकी जासूसी स्किल्स को टेस्ट करना चाहता हूं। आपने कहानी ध्यान से सुनी है ना? तो नीचे कमेंट्स में मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। ब्योमकेश को अविनाश पर शक करने की कई वजहें मिली, जैसे लौकी को घिया कहना या कौवे की आवाज पर उसका रिएक्शन, लेकिन वो सबसे पहला और बारीक सुराग यानी फर्स्ट क्लू क्या था जो ब्योमकेश ने अविनाश के जूतों में देखा था, जिससे ये पक्का हो गया कि वो बीमार नहीं बल्कि नाटक कर रहा है? जवाब बहुत बारीक है। देखते हैं कितने सत्यान्वेषी इसे पकड़ पाते हैं। अपना जवाब कमेंट करें। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं और आप चाहते हैं कि हम ब्योमकेश बख्शी की ऐसी ही डार्क और अनसुनी केस फाइल्स आपके सामने लाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही बेहतरीन डिटेक्टिव स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नया राज खुले सबसे पहले आपको पता चले। मैं मिलूंगा आपसे अगली कहानी में एक नई मिस्ट्री और एक नए खौफ के साथ। तब तक अपने दरवाजे बंद रखिएगा, क्योंकि सच कभी भी दस्तक दे सकता है। गुड नाइट, शुभ रात्रि।